हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के लिए हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्रैश कोर्स तो स्टार्ट हो रहा है, बट किस तरीके से क्लासेस उसमें रहेंगी और किस तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज उसमें पढ़ेंगे, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारी 3-4 चीजें हमें इंक्लूड करते हुए चलनी है। क्या? पहला तो है हमारा रिवीजन, कि हमें क्विक रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन में ही हम चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसको क्विकली एक बार उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारों कॉन्सेप्ट को हम देख लेंगे। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। तो इससे हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनसे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन सारे चैप्टर्स को हम करने वाले हैं। सेकेंडली, हम इसमें करेंगे डेली वोकैबुलरी। थर्ड, हमारा इसमें रहेगा मॉक टेस्ट। लगभग हम 30 मॉक टेस्ट के अराउंड यहाँ पर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा बनता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। अभी लास्ट टाइम जो भी पेपर हुआ है, अभी हुआ है जस्ट हमारा पेपर लास्ट मंथ ही, तो उसमें जो भी हमने हमारे जितने भी पेपर हैं, जितने भी शिफ्ट हैं, उन सारे पेपर्स को भी हम एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा है कि 2 से 2.5 महीने हमारे पास है। तो हमें इस तरीके से करना है कि एक बार रिवीजन भी हो जाए चैप्टर्स का और हमारा मॉक टेस्ट, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आप डेमो वीडियो भी मान सकते हैं या अपना कोर्स स्टार्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लेके चल रही हूँ कि आपके कोर्स की आज पहली क्लास है। ठीक है, तो चलो, तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरीके से हम चैप्टर्स को लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हमने उठाया है, हमारा पहला चैप्टर है टेंस। अब देखो, टेंस को अगर हम पढ़ने लगे तो टेंस को पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता है जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि टेंस काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इलेबोरेटली इसे समझाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्विकली फटाफट से टेंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे टेंस होते हैं और किस तरीके से हम टेंस में क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहला जो हमने अपना टेंस उठाया है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप जानते हैं कि कोई भी टेंस हो गया, जैसे हमने बोला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जैसे सपोज हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हर टेंस 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट। अब ये टेंस क्या क्या डिनोट करता है? फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिनोट हैबिट। हैबिट अगर आपकी कोई है, और अगर कोई चीज हैबिट होती है तो आप उसे क्या करते हैं? बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। तो अगर आपको हैबिट शो करनी है किसी की तो आप कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिपीटेड एक्शन, अगर आपको रिपीटेड एक्शन शो करना है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रिपीटेड एक्शन कौन से होंगे? जो एक ही बारी में होके खत्म नहीं हो जाएंगे, वो कई बार रिपीट होंगे, वो कई बार रिपीट होंगे, उनको कहेंगे आप रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन के अंदर एक आ जाएगा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई एक्शन रिपीट हो रहा है 1 महीने के बाद, तो जब वो दोबारा रिपीट होगा फिर से 1 महीने के बाद होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा 1 महीने के बाद, तो जो उसकी जो रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, उसका आप बोलेंगे रेगुलर एक्शन। उसी में आ जाएगा इररेगुलर एक्शन, कि वो रिपीट तो हो रहा है लेकिन उसके रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। कभी तो वो 1 महीने बाद हो रहा है, कभी वो 6 महीने बाद हो रहा है, कभी वो 2 ही दिन के बाद हो जा रहा है, तो रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, उसे आप बोलेंगे इररेगुलर एक्शन। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको दिखाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी बात होती है जो हमेशा सत्य रहती है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो अटल रहेगी, परमानेंट जो चीज रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नेक्स्ट आ गया हमारा फैक्ट। अगर हमें कोई फैक्ट, कोई तथ्य शो करना है, साइंटिफिक फैक्ट हो गया आपका, या आपका कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गया, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे दिमाग में आएगा, 2 चीजें तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या? फर्स्ट होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ के ही अंदर आप फैक्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे। और सेकंड हो गया आपका
रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन रिपीटेड होते हैं, बार बार होते हैं, जो वन टाइम एक्शन की कैटेगरी में नहीं आते, कई बार रिपीट होते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें अपने सेंटेंस में कई बार हिंट मिलती है कि ये एक्शन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लो लिखा है डेली, रोजाना, रोजाना का कोई काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। एवरी डे, अगेन रिपीटेड एक्शन। ऑलवेज, हमेशा, ये भी रिपीटेड एक्शन। रेगुलरली, लगातार। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, मतलब रिपीट हो रहा है। वंस अ मंथ, महीने में एक बार या साल में एक बार। ट्वाइस, साल में, हफ्ते में, महीने में 2 बार। सेल्डम, कभी कभार। नेवर, कभी नहीं। तो ये सारे के सारे अगर आपके सेंटेंस में आ रहे हैं, इट मींस आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो तब यूज करेंगे जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पता होगा। तो चलिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो एफर्मेटिव की एफर्मेटिव सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस भी आप लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस भी हम ऐड कर लेते हैं। बट अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंपल आएगा विदाउट एस और ईएस। अब यहीं पर अगर हमें सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो अगर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बच्चे आप लगा देंगे डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लगा देंगे डू। तो सब्जेक्ट डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आगे नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फाइन, चलो एक पहले सेंटेंस देखते हैं, इतना ही। जैसे मान लो मैं कहूं वह लिखता है, वह लिखता है, तो मेरी बात से आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही बार लिख रहा होगा या उसने एक ही बार लिखा होगा? क्योंकि मैंने कहा है वह लिखता है, इट मींस उसने कई बार लिखा होगा। ये एक्शन कैसा है, रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन है तो सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और क्योंकि सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा लिया आपने। इसका अगर हम नेगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसके साथ का जो एस या ईएस होता है वो डू के साथ आगे चला जाता है, तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डज के साथ वर्ब नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डज भी लिख दिया और वहां पे राइट्स भी लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM। वह 6 बजे सैर के लिए जाता है। जाता है मतलब रोजाना जाता होगा या कई बार जाता होगा। तो अगेन ये एक्शन कैसा है, रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन है तो पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी बात कही गई होगी उसको लिखेंगे। यहीं पे अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो बना देंगे ही डज नॉट गो। कैसे बन जाएगा, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक, वो नहीं जाता। We go to गोवा every year। हम हर वर्ष गोवा जाते हैं, हम हर साल गोवा जाते हैं। मजे है भाई, कौन है जो हर साल गोवा जा रहा है? चलिए, हर साल गोवा जाते हैं, तो एवरी ईयर का मतलब हो गया हर साल। वो एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। इसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो बताइए क्या बन जाएगा, वी डू नॉट गो, वी डू नॉट गो टू गोवा एवरी ईयर। आरव ऑलवेज कम्स इन टाइम। हमेशा टाइम पे आता है, हमेशा। अगर कोई चीज हमेशा हुई है इट मींस वो कई बार हुई है, कई बार रिपीट हुई है, तो यहां पे आ जाएगा आरव ऑलवेज कम्स इन टाइम।
प्रिया सेल्डम गेट्स अप लेट, कि प्रिया कभी कभार ही लेट उठती है, मतलब ज्यादातर तो वो जल्दी उठ जाती है बट कभी कभार ही वह लेट उठती है। सेल्डम दिखाता है मैं इररेगुलर एक्शन, बट एक्शन चाहे रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो वो आता रिपीटेड की ही कैटेगरी में है। तो प्रिया और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईस, तो प्रिया सेल्डम गेट्स अप लेट। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये चीज, किसी भी सेंटेंस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने का बच्चे एक ही तरीका होता है। क्या, जैसे ये सेंटेंस है पॉजिटिव, इस सेंटेंस का जब मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं क्लोज एंडेड, और क्लोज एंडेड सेंटेंस को ही हम कहते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप, मतलब जिनका जवाब यस और नो में आ सकता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या आपने टेंस पढ़ा है, तो आप या तो बोलेंगे हाँ हमने पढ़ा है, या आप बोलेंगे नहीं हमने नहीं पढ़ा। आपका जवाब यस और नो में आ गया, मेरी बात का जवाब मुझे मिल गया। तो जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उसको कहा जाता है यस नो टाइप सेंटेंसेस, और हम उसको कहते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंसेस। क्लोज एंडेड सेंटेंसेस ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। दूसरा है ओपन एंडेड सेंटेंसेस, ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड। मैं तुमसे बोलूं तुम लेट क्यों आए, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तो आप कुछ जवाब दोगे मेरी बस छूट गई थी, टायर पंक्चर हो गया था, व्हाटएवर। तो अब यहाँ पे यस और नो से तो काम चलेगा नहीं, तो WH वर्ड से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसको बोला जाएगा WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस और ओपन एंडेड सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। किसी भी सिंपल सेंटेंस को, किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोलूं कि मैंने ना एक सेंटेंस लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले आए, और लीजिए बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये लो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। इसका मुझे इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, एम आई रनिंग, एम आई रनिंग, क्या मैं भाग रहा हूं, क्या मैं भाग रहा हूं, तो क्या हो गया, इसका हमने क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, तो बोला जाएगा कि आपने उस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना दिया। यहीं पे अगर मैं पूछूं कि मैं क्यों दौड़ रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, पहले इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या मैं दौड़ रही हूं, तो दूसरा जवाब देगा हाँ या ना, तो ये तो यस नो टाइप बन गया। यहीं पे अगर हमें WH वर्ड लगाना है तो हम इसके शुरू में लगा देंगे। मान लो मैं कहूं मैं क्यों दौड़ रही हूं, वाई एम आई रनिंग, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा इस तरीके से, ये आपका लिखना असर्टिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, ये है कोई भी एफर्मेटिव। सिर्फ हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इन जनरल बता रही हूं कि कोई भी अगर सेंटेंस है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो उसका आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये हो गया इंटेरोगेटिव। सेकंड आप इसको लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो इन दो सेंटेंसेस को देख के आप ये बात जान गए होंगे कि आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते, है ना। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं, अगर हम बात करें अपने इसकी
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। मान लीजिए इसका बनाना है तो ही राइट्स, ये सब्जेक्ट है और ये सीधा मेन वर्ब आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसका इंटेरोगेटिव मैं नहीं बना सकती? या क्या इसका मतलब ये है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के इंटेरोगेटिव बन जाएगा? क्या हम सीधा राइट ही लिखेंगे और ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा? नहीं, हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, लेकिन आपको पता तो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज। जब आपने इसका नेगेटिव बनाया था तो कैसे बनाया था, ही डज नॉट राइट, आपने डज लगाया था, वो डज हेल्पिंग वर्ब ही तो था। तो भले ही किसी पॉजिटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना हो, बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए होता है। और यहाँ पे हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा आंसर आपका? तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डज, ही के केस में। तो बनाए इसका इंटेरोगेटिव, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब राइट, डज ही राइट, डज ही राइट। तो क्या आ गया, इसका इंटेरोगेटिव बन गया। क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है। अब मान लो आपको बोलना है कि वह क्यों लिखता है, वह क्यों लिखता है, या क्यों की जगह हम बोले वह क्या लिखता है, वह क्या लिखता है, तो इसके आगे लगा दूंगी WH वर्ड, व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट। फाइन। अगला क्वेश्चन है जैसे he goes for a walk at 6 AM, वह वॉक पर जाता है। अब मुझे बनाना है क्या वह वॉक पर जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही के लिए डज ही गो फॉर अ वॉक, आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, डज ही गो फॉर अ वॉक। यहां पे इसको देखो वी के लिए बच्चे आ जाएगा डू वी गो टू गोवा, डू वी गो टू गोवा, इस तरीके से बना लेंगे। तो यहां से बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का आप इंटेरोगेटिव बनाने का प्रोसीजर यही है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखें, सब्जेक्ट को बाद में लिखें, उसके बाद मेन वर्ब लिखें। ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहीं पर अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें भी तरीका सेम रहेगा। जैसे हमने ही राइट्स का नेगेटिव क्या बनाया था, ही डज नॉट राइट। अब मान लो मुझे सेंटेंस लिखना है क्या वह नहीं लिखता है, अभी तो हमने बनाया था क्या वह लिखता है, डज ही राइट। अब मैं बोल रही हूं क्या वह नहीं लिखता है, तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, बाकी जो जहां है उसको वही रहने दो, डज ही नॉट राइट, डज ही नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखता है, क्या वह नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट। फाइन। तो नेगेटिव का भी आप इंटेरोगेटिव बनाने का बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। ये मत सोचना आप कि हम नॉट का क्या करें, नॉट का कुछ करना ही नहीं है, उसकी जो पोजीशन है वही रहने दो, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के आगे ले आओ, सब्जेक्ट को उसके पीछे ले जाओ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां कहां करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, और हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे। टेंस चैप्टर को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस के से पे ही बेस्ड हमारा वॉइस है, हमारा नरेशन है, हमारा क्वेश्चन टैग है। तो टेंस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए टेंस को तो हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ना ही है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब इसी से रिलेटेड आ गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट पहला, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी कि हैबिचुअल एक्शन के लिए और रिपीटेड एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। जैसे सपोज आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, हर मदर इज गोइंग टू टेम्पल ऑन एवरी मंडे। इसको हटा दो पहले, हर मदर इज गोइंग टू टेम्पल एवरी मंडे। इस सेंटेंस को पढ़ो जरा एक बार ध्यान से, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, पढ़ो जरा। एवरी मंडे, हर मंडे को कहां जाती है, मंदिर जाती है। अगर हर मंडे को मंदिर जाती है तो एक्शन तो रिपीट हो रहा है, और अगर ये एक्शन रिपीट हो रहा है तो भाई इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। और हमें नहीं पता ये कौन सा टेंस है, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो गलत हो गया।
हमें इतना पता है कि अगर एक्शन रिपीट हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही नहीं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। मदर सिंगुलर है तो गोज टू टेम्पल एवरी मंडे। हर मदर गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। शी इज रेयरली मीटिंग अस। रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर या बहुत कम, या हम बोले वह मुश्किल से ही हमसे मिलती है, वह मुश्किल से ही हमसे मिलती है या बहुत कम हमसे मिलती है, पर मिलती तो है। ऐसा हो सकता है कि वो एक दिन मिली, फिर वो 6 महीने बाद मिली, उसके बाद वो 1 साल बाद मिली। ऐसा तो नहीं कहा है कि वो मिलती ही नहीं है, वो कभी नहीं मिली। उसने कहा वो मिलती है बट रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार या बहुत कम, बट एक्शन रिपीट तो हो रहा है। भले ही इरेगुलर एक्शन है बट एक्शन रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीटेड एक्शन है तो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। शी इज हटा दो, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। रेयरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट्स। शी रेयरली मीट्स अस, मुश्किल से ही हमें मिलती है। The children are going to school at 10 AM daily. रोजाना 10 बजे स्कूल जाते हैं। तो अगर कोई एक्शन रोजाना हो रहा है, हर दिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन, आर हटा दो, गो, और यहां पे गो के साथ ईएस नहीं लगाएंगे बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल। तो द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली। नेक्स्ट सेंटेंस ये हो गया आपका। ध्यान से देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एरर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड आ गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पे, चलो देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम देख चुके हैं। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे आसान टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में जो चीज लगातार चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे मैं बोलूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं, कूलर चल रहा है, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है। तो जो एक्शन कंटिन्यू चल रहा हो इस वक्त, उसको आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, या हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब स्पीकर ने अपनी बात बोली, जब मैंने बोला कि बच्चे खेल रहे हैं, जब मैंने बोला कि कूलर चल रहा है, जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया, तब उस एक्शन को वहां पर चलता होना चाहिए। वो एक्शन वहां पे चल रहा होगा तभी मैं इस बात को बोल सकती हूँ कि कूलर चल रहा है। तो एक्शन उसी समय जब स्पीकर ने बोला अगर कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। फाइन। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि एक्शन कितनी देर से चल रहा है। हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन नहीं पता चलता। मुझे ये नहीं पता कि बच्चे कब से खेल रहे हैं, या मुझे ये नहीं पता कि बाहर बारिश कितनी देर से हो रही है। मुझे अभी का पता है कि अभी हो रही है। तो एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट अगर कोई काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। फाइन। कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें हिंट मिलती है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। देखो, अगर लिखा है नाउ, अभी, अभी। these days का मतलब होता है आजकल। आजकल ऐसा काम हो रहा है, आजकल मैं CHSL की तैयारी कर रहा हूं, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CHSL these days, इन दिनों। एट प्रेजेंट का मतलब भी यही होता है, आजकल की बात हो रही है, वर्तमान में। एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, मतलब अभी कोई काम हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्शंस आएंगे वो परमानेंट एक्शन कभी भी नहीं होंगे, वो कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाता है कोई चीज लगातार हो रही है। और अगर कोई चीज लगातार हो रही है तो डेफिनेट सी बात है वो कभी ना कभी खत्म जरूर होगी। अगर कोई एक्शन शुरू हुआ है कभी, तो खत्म तो होगा ही कभी ना कभी। अगर वो कभी ही खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो फिर तो वो किस में आ जाएगा, इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर अगर हमने देखा इसका, तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे। अफर्मेटिव में हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज MR। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है
इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई और यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट। इज किसके लिए यूज होता है? इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया। एम आता है आई के लिए और आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट। यू भी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, प्लूरल। नॉट लगाना होता है तो जब भी हमें नॉट लगाना होता है हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, इसके बीच में हमने नॉट लगा दिया। अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव बनाना बता ही दिया है, चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल में ही देखते हैं इसको, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा वह अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, ही सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और नाउ से हमें पता चला कि एक्शन अभी चल रहा है, इसीलिए हमने कॉन्टिन्यूअस लगाया। ही इज रीडिंग नाउ, अभी पढ़ रहा है। इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। मान लो हमें बोलना होता कि वहां अभी नहीं पढ़ रहा है, तो आप कैसे बोलते हैं? ही इज नॉट रीडिंग नाउ, ही इज नॉट रीडिंग नाउ, अभी नहीं पढ़ रहा है। इसी का अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो बताओ कैसे बनाऊंगी? इंटेरोगेटिव बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। इज ही रीडिंग नाउ, नेगेटिव वाले का बनाओ, इज ही नॉट रीडिंग नाउ। समझ रहे हैं आप क्या करना है? रिया इज लर्निंग स्विमिंग दीज डेज, आजकल स्विमिंग सीख रही है, आजकल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। इज रिया लर्निंग स्विमिंग दीज डेज, क्या आजकल रिया सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है? तो इज पहले आ जाएगा और रिया बाद में चला जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज टू शो एक्शन इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शन को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है। चलो इसकी बात ना थोड़ी देर में करते हैं, इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं इस वाले पॉइंट की, ठीक है। चलो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट 2 मिसप्लेस हो गया, यहीं पे आना था, कॉन्सेप्ट 1 के ही बाद आना था ऐसा, कोई बात नहीं। चलो कॉन्सेप्ट 2 देख लेते हैं अब हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, पर ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा भी हमने इज और मूविंग, पर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमेशा ही घूमती है भाई, पृथ्वी तो हमेशा ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये टेम्परेरी एक्शन थोड़ी है। मैंने आपको कहा ना कि कॉन्टिन्यूअस में तो टेम्परेरी एक्शन आता है, ये तो हमेशा से ही भाई, जब से ये दुनिया बनी है तभी से घूम रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो गलत टेंस लगाया, कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाना था, इंडेफिनिट लगाना था। द अर्थ is a now moves, the earth moves round the sun। नेक्स्ट देखो, the sun rose in the east, ये तो राइज की सेकंड फॉर्म हो गई, ईस्ट में उगता था और वेस्ट में ढलता था। इसका मतलब अब नहीं उगता है ईस्ट से, अब नॉर्थ से, अब पता नहीं कहां से उगता है, ऐसा नहीं है भाई, वो सेम है, वो जहां से पहले उगता था अभी भी वहीं से उगता है। तो टेंस चेंज मत करिए भाई, उसका टेंस चेंज मत करिए, सीधा लिखो द सन राइजेस in the east and sets in the west, sets in the west। इससे पता चलेगा उगता है, ढलता है, उगता था नहीं, उगता है। she said, उसने कहा था, ठीक है, कभी पास्ट में कहा होगा। that RBI is लगाएं या आर लगाएं, was या was लगाएं, इंडिया सेंट्रल बैंक। अब बात आ गई फैक्ट की, मैंने आपको कहा फैक्ट, फैक्ट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है, ठीक है, आज से काफी साल पहले भी था, अभी भी है। मुझे ये नहीं पता आगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में ये इंडिया का सेंट्रल बैंक रहेगा या नहीं, क्या पता किसी और बॉडी को सेंट्रल बॉडी बना दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ये बात सत्य ही है, अभी तक तो ये तथ्य सही है, फैक्ट सही है।
तो जो चीज फैक्ट है या जो चीज अभी तक सत्य होती हुई आ रही है काफी समय से और चेंज नहीं हुई है, वो भी किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगी। मान लो मैं तुमसे कहूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो मैं यहां पर पास्ट टेंस यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये बात अब तो सत्य नहीं रही, मतलब पहले तक सत्य थी, पहले उसका पार्ट था, पर अब तो नहीं है, अब तो अलग हो चुका है। तो ये बात उस टाइम तो फैक्ट रही होगी, बट अब फैक्ट की, या हम बोले कि अब वो चीज क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब यहां पर हम इस चीज को पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। पर अगर मान लो मैं बोलूं कि 2 और 2 4 बनाते थे, 2 और 2 4 बनाते थे, तो आप बोलोगे अब नहीं बनाते हैं क्या, अभी भी तो बनाते हैं। मतलब जो बात अभी तक सच है, अभी तक हो रही है, या अभी भी ऐसे ही होती है, उसके लिए आप पास्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आप पास्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। मुझे बोलना पड़ेगा 2 और 2 4 बनाते हैं, बनाते थे नहीं, बनाते हैं। तो क्योंकि आरबीआई अभी भी इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो मैं बोलूंगी उसने कहा था कि आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक था, नहीं, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, इज। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कल के दिन आरबीआई को हटा के किसी और को सेंट्रल बैंक बना दिया, तो तब आप उस केस में क्या लगा सकते हैं, वॉस लगा, उस केस में आप वॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टेंस जो आया उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो 2 टेंस अभी तक हमने पढ़े हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कोई भी दिक्कत होगी दोनों टेंस में। क्या क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है कि एक्शन आएंगे हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है जो एक्शन अभी चल रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से एक्शन आते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है बच्चे कंप्लीट, खत्म हो जाता। परफेक्ट टेंस हमेशा हमें दिखाता है कि भाई अब तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट की बात हो रही है तो एक्शन अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में ही खत्म हो गया। जैसे हमने अभी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, तो हम बोलेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, मतलब हमने पढ़ के खत्म कर लिया है। पर मैं ये नहीं बोलूंगी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कौन से एक्शन में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इट शोज द एक्शन हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में नहीं, सॉरी प्रेजेंट में, हैज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय तक एक्शन खत्म हो गया है। देखो कौन कौन से वर्ड है जो आपको ये बताएंगे, जस्ट मान लो हमने कहा हमने अभी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर जस्ट के साथ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंटली, हाल ही में, ऑलरेडी, पहले ही, येट, अभी तक, टिल भी यही हो जाएगा, अभी तक, सो फार, लेट, ऑफ लेट, लेटली का मतलब भी रिसेंटली ही होता है। तो ये सारे अगर आपको वर्ड्स दिखते हैं आपके सेंटेंस में, तो ये आपको इशारा देंगे, ये हिंट देंगे आपको कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलो भैया प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ अपने सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हमें पता चलेगा कि कोई काम अब तो खत्म हो गया है, वो अभी तक नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया, नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। और इंटेरोगेटिव का तरीका वही है जो हमने सीखा है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही हैज गॉन, वह चला गया है, वह चला गया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है, वह नहीं गया है। यहीं पर अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दो, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, क्या वह चला गया है? हैज ही गॉन। द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाओ, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड। इंटेरोगेटिव बनाओ, हैज द ट्रेन अराइव्ड। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओ, हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड। तो सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, उनका नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ। जितनी बार बनाओगे प्रैक्टिस होगी और आदत पड़ेगी आपको सेंटेंसेस को बनाने की, फ्रेम करने की। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, अभी तक मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। येट को ध्यान रखेंगे, जब भी येट आपके सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। येट के केस में सेंटेंस अभी तक नेगेटिव बनता है, उसका मतलब होता है अभी तक। आप हमेशा ये दिखाते हैं कि अभी तक कोई चीज नहीं हुई है। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास, उसने अभी अभी क्लास छोड़ी है, जस्ट लेफ्ट द क्लास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हमें स्ट्रक्चर देखना अपना इंटेरोगेटिव का। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, वेयर शी लिव्स, क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब ना पूछना चाह रहा होगा वो कि वह कहाँ रहती है। मालूम है आपसे बोलूं वह कहाँ रहती है तो आप कुछ बताओगे, या आप बोलोगे मुझे नहीं पता, या आप बताओगे कि भाई दिल्ली में रहती है, चंडीगढ़ रहती है, देहरादून रहती है, व्हाटएवर। तो ये क्वेश्चन है, कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें लग रहा है? चेक करते हैं। WH वर्ड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, गलत। हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाना चाहिए था, तभी तो इंटेरोगेटिव बनेगा। चलो हम लगा देते हैं। शी लिव्स, कहाँ रहती है? यहां पर अभी हमें कौन सा टेंस दिख रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू या डज? क्योंकि शी सिंगुलर की बात हो रही है तो डज लग जाएगा। तो अपने सेंटेंस को करेक्ट करिए जरा, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, कहाँ रहती है। ठीक है, बन गया हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव। हाउ रोहित अर्न्स मनी, रोहित पैसे कैसे कमाता है? क्वेश्चन है, ये बात क्वेश्चन है। अगर हम बोले रोहित कैसे पैसे कमाता है तो ये क्वेश्चन है, वो बताएंगे कि भाई जॉब करता है, जो भी करता है। फिर चेक करते हैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। WH वर्ड है, हाउ भी WH वर्ड की कैटेगरी में आता है। WH वर्ड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है कहीं, हेल्पिंग वर्ब ये भी गलत लिखा है। तो अगेन यहाँ पे टेंस कौन सा दिख रहा है मुझे? यही टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है तो डू या डज आना चाहिए, क्योंकि रोहित सिंगुलर है। तो हाउ डज रोहित अर्न मनी, अर्न मनी। अर्न से आपने एस क्यों हटाया? क्योंकि यही एस किसके साथ लगे है? डज के साथ। डू के साथ लग के वो उसे डज बना देता है। हाउ डज रोहित अर्न मनी। ठीक है, चलो मान लीजिए दो लोग मेरे सामने खड़े, दो लोग मेरे सामने खड़े और एक ने दूसरे से पूछा, एक ने पूछा दूसरे से, ये ए है और ये बी है। ए ने बी से पूछा तुम कहाँ रहती हो, ए ने बी से पूछा तुम कहाँ रहती हो, बी ने कुछ जवाब दिया, बी ने कुछ जवाब दिया। मैं इस बात को सुन रही थी, मैं इस बात को सुन रही थी और अब मैं ना किसी दूसरे पर्सन को ये बात बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं दूसरे पर्सन को बोल रही हूँ यार ए ने बी से पूछा कि वो कहाँ रहती है, तो मैं तो इसको बता रही हूँ ना ये बात, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। पूछा तो उन दोनों ने था, कॉन्वर्सेशन तो उन दोनों के बीच में हुई थी,
क्वेश्चन तो ए ने बी से पूछा था, तो बी उस बात का जवाब देगा। पर अगर मैं बोलूं कि ए ने बी से बोला कि वह कहाँ रहती है, तो मुझे ये वाली आंसर नहीं देगी कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो यहां पर देखो, अपना सेंटेंस देखो, ये कह रहा है शी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है, वाई डज ही कम हेयर, वो वहां क्यों आता है। मान लो मैं अपने दोस्त से बोल रही हूं कि वो जानना चाहती है, मान लो मेरी फ्रेंड है, वो जानना चाहती है कि वो वहां क्यों आता है। तो जानना तो वो चाहती है ना, मैं थोड़ी जानना चाहती हूँ। तो मेरा फ्रेंड थोड़ी मुझे आंसर देगा कि क्यों आता है वो वहां पे। समझ रहे हैं आप? ये बात इंटेरोगेटिव तब है जब असली में जिनके बीच में बात हो रही है वो पूछ रहे हैं सवाल, पर हम तो नहीं सवाल पूछ रहे हैं। इसमें कहा है शी वॉन्ट्स टू नो, शी कोई होगी, अपने लिए तो मैं शी बोलूंगी नहीं, या तुम्हारे लिए तो शी बोलूंगी नहीं, शी का मतलब है कोई थर्ड पर्सन ही है। शी जानना चाहती है कि वो वहां क्यों आता है। भाई उन दोनों के बीच की बात है, वो आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हम तो उसकी बात को दोहरा रहे हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ही नहीं, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ही नहीं। तो ये सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है ही नहीं, इसका मतलब WH वर्ड यहाँ पे आ तो रहा है, आ तो रहा है, लेकिन WH वर्ड की वजह से सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं हो रहा है। जैसे अगला सेंटेंस पढ़ो, माय मदर ऑलवेज आस्क मी वेयर डू आई गो ऑन संडे। अगेन मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे हमेशा पूछती है कि तुम संडे को कहाँ जाती हो। तो ये बात क्वेश्चन तब थी जब मेरी मम्मी ने मेरे से पूछी थी, बट जब मैं अपनी फ्रेंड को ये बात बता रही हूं तो मैं तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, ये बात मैं उसको बता रही हूं। तो यहां पर वेयर की वजह से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बना। तो अगर WH सेंटेंस, WH वर्ड के आने से सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बन रहा है, और जनरली ऐसा तब होता है जब WH सेंटेंस, सॉरी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, बीच में आए, बीच में आ रहा है। देखो क्या ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा, देखो यहाँ पे शुरू में आ रहा था, शुरू में जब आता है तब सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है, लेकिन अगर ये बीच में आ जाए तो इनकी वजह से सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनता। तो जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ही नहीं, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी नहीं लगा सकते कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में और मेन वर्ब बाद में, क्योंकि ये तो इंटेरोगेटिव में लगती है। तो सिंपल सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर लगाओ, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो हमने क्या किया, हमने कहा यहां तक तो सेंटेंस ठीक है, वाई लिखा, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए, फिर जो भी आगे की बात है। इतना ना ठीक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गई गलती, गलती ये आ गई बच्चे, आप जानते हैं कि डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब तो हम डू या डज लगाते ही नहीं है। भाई पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है, डू या डज का यूज होता है या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। इसने तो इसलिए डज लगा दिया था क्योंकि इसको लगा कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन हमें तो पता चल गया ना ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ना ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें तो डज हटाना पड़ेगा। तो डज हटाया, अब ही है, तो यहाँ पे एस आ गया, वाई ही कम्स हेयर। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप क्या किया हमने? चलो दूसरे में भी करते हैं, फिर से समझ आएगा। माई मदर ऑलवेज आस्क मी, इतना तो ठीक था, वेयर लिखा। इसने, क्वेश्चन बनाने वाले ने वेयर को देखकर उसे लगा कि वेयर से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर इंटेरोगेटिव रहा होगा, चलो हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूं। लेकिन हम उससे ज्यादा होशियार है, हमें पता है कि ये तो इंटेरोगेटिव है ही नहीं। पहले हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब लगाया और अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। पर फिर हमने देखा भाई हमें तो डू भी हटाना पड़ेगा, ना ये इंटेरोगेटिव ना ये नेगेटिव, तो ये डू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डू को हटाना पड़ेगा। सेंटेंस बन गया वेयर आई गो ऑन संडे, वेयर आई गो ऑन संडे। क्लियर है ये? अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसको एक और बार रिपीट करके सुनना, लेकिन इस बात को क्लियर जरूर कर लीजिए, ठीक है? चल अब हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड।
चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो पढ़िए जरा, सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिख रहा है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे नहीं पता वो इतनी सुबह कहां जा सकता है, मुझे नहीं पता वह इतनी सुबह कहां जा सकता है। ठीक है, चेक करते हैं, हम शुरू से चेक करते हैं। आई डू नॉट नो, आई सिंगुलर है और उसके साथ, सॉरी, आई किसकी तरह काम करता है, प्लूरल की तरह काम करता है, तो उसके साथ डू में एस या ईएस तो लगेगा नहीं, डू सही है। डू नॉट नो, ठीक है, इतना ठीक लग रहा है। वेयर, अच्छा डब्ल्यू एच वर्ड मिडल में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, इसका मतलब तो ये इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं आना चाहिए, सीधा मेन वर्ब आना, सीधा सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसा हमने जस्ट अभी पीछे देखा। लेकिन इसने तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, और फिर ये मेन वर्ब वगैरह लगा दिया, मॉडल लगा दिया। गलती कर दी इसने, इसने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया, सब्जेक्ट को बाद में ले लिया। पर ये तो WH वर्ड मिडिल में आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। इसको होना चाहिए था सब्जेक्ट फिर मेन, ये हेल्पिंग। Where he could have gone so early, where he could have gone so early। ठीक है, चलो अगला देखिए। She did not prepare her breakfast yet। yet का मतलब मैंने आपको बताया था अभी तक, अभी तक, और मैंने आपको कहा था yet जब भी आएगा सेंटेंस नेगेटिव होगा और दिखाया जाएगा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट याद करो, मैंने कहा था येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर यहाँ पे लगाना है तो बच्चे डिड नहीं, ये हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, the passerby told us where was the marriage hall and even led to us to it। पासर बाय मतलब जिससे बगल से जो गुजर रहा था, वो कह रहा है कि जो बगल से गुजर रहा था उसने हमें रास्ता बताया वेडिंग हॉल का और हमें वहां तक ले भी गया। चलो चेक करते हैं शुरू से। द पासर बाय टोल्ड अस, बताया हमें, पास्ट में बताया तो इसीलिए टोल्ड आ गया। वेयर वॉज द मैरिज हॉल, फिर से वेयर आ रहा है, लेकिन वेयर आ रहा है और WH वर्ड लिखा है। WH वर्ड अगर मिडल में आ जाए तो मतलब उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, पर इसने तो लगाया है। इसकी तो आदत है कि WH वर्ड देख के क्या लगा देता है, सीधा हेल्पिंग वर्ब लगा देता है। नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से हटाओ और सब्जेक्ट के बाद लगाओ भाई, यहाँ पे लगाओ, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। तो एरर किस में आ गई आपकी, बी पार्ट में एरर आ। ठीक है, अभी तक हमने जो 3 टेंस किए हैं हम उसी से रिलेटेड देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ठीक है भाई, ले ली होगी। द टीचर हो गया सब्जेक्ट, हैज आया, पर हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज और हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेकंड फॉर्म कैसे आ गई, हैज टेकन, द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आ जाएगा वहां पे, हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, whenever you are coming here you bring a lot of sweet for me। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। whenever you are coming here, तुम जब भी यहां आते हो मेरे लिए खूब सारी मिठाई लेके आते हो, मतलब वो कई बार आता है, मतलब वो कई बार आता है। उसने अगर whenever वर्ड का यूज किया है तो उसका मतलब है वो कह रहा है कि तुम जब भी आते हो तुम मेरे लिए मिठाई लेके आते हो, तो वो कई बार आता है, मतलब एक्शन यहाँ पे रिपीटेड है। अगर रिपीटेड एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए था। चेक करें, whenever you are coming, ing और वो भी इंडेफिनिट में, गलत। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, whenever you come here, whenever you come here। फाइन, तो एरर किसमें निकला हमारा, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, nowadays
he teaches है बच्चे, he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. आजकल वह फिजिक्स पढ़ा रहा है, आजकल पढ़ा रहा है मतलब कुछ दिनों से पढ़ा रहा है, मतलब एक्शन आजकल चल रहा है, ठीक है। और हमने देखा था नाउ अडेज दिखाएगा कि कोई काम आजकल कुछ दिनों से ही चल रहा है, और अगर कोई एक्शन टेम्परेरी कुछ समय तक चल रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। तो ये हो जाएगा नाउ अडेज। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया तो इसका मतलब अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि ही टीचेस फिजिक्स, ही टीचेस फिजिक्स इन द स्कूल, स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है, तो ठीक है भाई, रोज ही पढ़ाता होगा, हमेशा ही पढ़ाता होगा, कैसा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है या रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हो आप, तब तो ये ठीक होता। बट नाउअडेज लिखने से ये एक्शन ना टेम्परेरी बन गया है कि सिर्फ आजकल ही पढ़ा रहा है क्योंकि फिजिक्स का टीचर नहीं आ रहा है। तो अगर ये एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आ रहा है तो ये अब कॉन्टिन्यूअस का एक्शन बन जाएगा, और आप यहाँ पे लगाएंगे ही इज टीचिंग, आजकल पढ़ा रहा है। और अगर हमेशा ही पढ़ा रहा होगा तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, ही टीचेस फिजिक्स। Many observations indicate that the number of drug addicts is grew day by day. चलो पहले तो जरा इसको इंडिकेट्स कर लेते हैं, सॉरी ये कर लेते हैं मैनी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, पर वो गलती नहीं थी, वो टाइपिंग एरर है। मैनी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ये इशारा करती हैं दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, की जो क्या बोलते हैं ड्रग एडिक्ट्स को, जो नशा लोग करते हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, डे बाय डे कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, लगातार उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है, देखो दिख रहा है ना आपको, कॉन्टिन्यूअस एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। इज ग्रोइंग, एडिक्ट्स इज ग्रोइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके साथ आईएनजी फॉर्म। Newspapers told us about the events that happen all over the world. Newspaper told us, told होती है बच्चे tell की सेकेंड फॉर्म, tell की सेकेंड फॉर्म told, और told यूज होता है पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है। न्यूज़पेपर हमें बताते थे वो इवेंट जो पूरी दुनिया में होते हैं, क्या अब नहीं बताते, अभी भी तो बताते हैं भाई, न्यूज़पेपर तो पहले भी पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे, अभी भी बताते हैं। तो जो एक्शन अभी तक होता हुआ आ रहा है या अभी तक भी वो एक्शन ट्रू है, उसके लिए आप पास्ट का यूज नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट। न्यूज़पेपर टेल्स अस अबाउट द इवेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। That 2 and 2 always made 4 cannot be corrected. That 2 and 2 always made 4 cannot be doubted. कि 2 और 2 4 बनाते थे, इस बात पर शक नहीं किया जा सकता। पर 4 बनाते थे भाई, अभी भी तो बनाते हैं, क्या आ जाएगा, मेड इनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक, बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं भाई। The rules of chess required, चलो भाई नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो देख लेते हैं उसको भी कैसे करना है। ये एरर ही लगा लो, बट यहाँ पे आपका एक पोर्शन है जिसको अंडरलाइन किया हुआ होता है, अगर वो बिल्कुल सही लिखा है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, और अगर उसमें बाय चांस कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये बताना है। चलो पढ़ते हैं इसे। द रूल्स ऑफ चेस, चेस के जो रूल है वो ये बताते हैं, वन मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम, कि एक इंसान एक ही मूव चल सकता है, मतलब एक ही चाल चल सकता है एक ही बारी में। तो ये तो एक तरीके से फैक्ट बता रहा है, रूल बता रहा है। रूल्स तो क्या होते हैं, जनरली सेम रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। तो एक इंसान एक ही चाल चल सकता है, ये एक जनरल बात हो गई, ये ऑलवेज ट्रू टाइप की बात हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये इसके लिए फिर आप पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आएगा, ये फैक्ट बन गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, क्योंकि वन लगा है, वन मेक्स ओनली वन मूव। नेक्स्ट, a study suggests the woman was better at handling emotions.
देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्टडी ये बताती है कि जो औरतें होती है, महिलाएं होती है, वो इमोशन हैंडल करने में ज्यादा बेहतर होती है। अगर स्टडी कोई चीज दिखा रही है, देखो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, तो स्टडी अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट के ही तथ्य दिखाएगी। और अगेन ये जो निकल रहा है यहाँ से रिजल्ट, ये क्या है, एक फैक्ट है। जो किसी चीज पे किसी स्टडी के बाद कुछ क्या बोलेंगे, रिसर्चेस करने के बाद कोई तथ्य सामने आया है, तो फैक्ट के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो वॉज नहीं बच्चे, वुमेन है प्लूरल, आर आ जाएगा, वुमेन आर बेटर, वुमेन आर बेटर। फैक्ट अगर कोई होगा उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें। नेक्स्ट देखिए, एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM, कि रोजाना हमारा लंच 1:30 बजे होता है। तो अगर रोजाना होता है तो ये एक्शन कैसा होगा, हैबिचुअल, सॉरी ये एक्शन रिपीटेड एक्शन होगा। रिपीटेड एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए तो बस हमें क्या करना होगा, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। देखो हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। मान लो मैं बोलूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बोलूं मेरे पास एक कार थी, पास्ट, आई हैड अ कार, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई। तो हमें सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैव वाला आंसर होगा वी यूजुअली हैव, वी यूजुअली हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी डैश अ न्यू बुक एवरी वीक, हर वीक किताब पढ़ती है, हर वीक, हर हफ्ते कोई काम हो रहा है। रिपीटेड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी रीड्स अ न्यू बुक। द सन डैश इन द स्काई, सूरज में चमकता है, सॉरी आसमान में सूरज चमकता है। तो कैसा एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो लगाइए फिर अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शाइन्स, सन सिंगुलर है तो शाइन्स आ जाएगा, शाइन्स इन द स्काई। आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी, पहले ही अपना काम कर लिया, ऑलरेडी मतलब पहले ही, मतलब काम अब कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव डन। नेक्स्ट है आपका दे डैश द मूवी येट, अच्छा येट आया है मतलब नेगेटिव होगा, एक तो नेगेटिव होगा और एक प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये कह रहा है कि अभी तक मूवी नहीं देखी है, अभी तक। हैव नॉट, दे हैव नॉट वॉच्ड, they have not watched, option B। we dash our lunch already, पहले ही अपना लंच कर लिया है, पहले ही अपना लंच कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो मैं बोलूं आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 PM पर लंच करती हूँ। हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब क्या होता है, खाना भी होता है। तो ये हैव तो क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप जानते हैं कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब की भी तरह यूज होता है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो पहले हैज या हैव लगाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब, और जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हैज या हैव वाला एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें, इसमें तो हैड लगा है, इसमें विल लगा है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, तो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो आई हैव हैड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी अगली क्लास में। ये अभी आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, हैव हैज हैड एक साथ कैसे आ गया, इसको पढ़ेंगे दोबारा। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आज हम अपना कोर्स तो स्टार्ट ही मान रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो जल्दी से आप लोग जो भी बच्चे CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इंग्लिश में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर इंग्लिश में स्कोर थोड़ा कम हो रहा है, या बेसिक बैच अभी तक अच्छे से कोई ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है CHSL के लिए, CGL वाले बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, MTS वाले बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी में लगभग तो हमारा सब में सिलेबस तो सेम है SSC वाले में। तो ये बैच आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो शुरू से ही हम
मॉक टेस्ट भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे कि कहीं ऐसा ना सोचे सीजीएल वाले बच्चे कि हमारा पेपर तो जुलाई में ही है, तब तक शायद कोई मॉक टेस्ट ना हो। ऐसा नहीं है, हम कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट को साथ में ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एप्लीकेशन पे जाना है, इंग्लिश विद पूजा मैम। पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा एसएससी सीएचएसएल के नाम से, जिसका प्राइस है 249। तो आप उस कोर्स को परचेज करेंगे और क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में चलेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो इस नंबर पे कॉल करके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, अगर स्टिल उसे कोई डाउट है, कुछ बात पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बाकी आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।